अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के युद्ध से किस देश को फायदा, अरे वो चीन है कि रूस है कि भारत है कि बांग्लादेश है कि आपका अमेरिका है। लेकिन सवाल उठता है कि युद्ध से भी किसी का फायदा होता है कि युद्ध से केवल नुकसान ही होता है? नहीं यार, नुकसान के साथ साथ फायदा भी होता है। और जिस देश का फायदा हुआ है उस देश का इतना फायदा हुआ है कि भारत के अंदर तो ये था ना कि इधर से आलू डालोगे तो उधर से सोना निकलेगा, लेकिन उस देश के अंदर वाकई में हो चुका है कि भाई साहब वहां पर एक मशीन आ चुकी है कि कुछ वहां पर डाल रहे हैं, उधर से सोना निकल रहा है। और इस हिसाब से वो अपने आप को इस युद्ध के दौरान इतना अमीर बना ले रहा है कि भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते। और उसी के साथ साथ वो देश तो चाहता ही है कि ये युद्ध कभी बंद ही ना हो, क्योंकि जब तक ये युद्ध चलता रहेगा तब तक वो देश पैसा छापता रहेगा और इस हिसाब से छापता रहेगा कि भाई साहब जिसका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो रूस का यहाँ पर काफी बड़ा घाटा भी हुआ था। घाटा इसलिए हुआ था क्योंकि जब सीरिया के अंदर बशर अल असद की सत्ता को हटा दिया गया था, इधर वेनेजुएला के अंदर से मादुरो को उठवा लिया गया था और इधर ईरान के अंदर खमेनी को मरवा दिया गया था। ये तीन के तीनों इनके बेस्ट फ्रेंड थे और काफ़ी अच्छी खासी इनकी बॉन्डिंग भी चलती थी। लेकिन आप सोच कर देख लीजिए, जिसकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग रूस से चलती थी उन सबको मरवा दिया गया अमेरिका के माध्यम से, जिसकी वजह से रूस को थोड़ा बुरा तो लगा। लेकिन रूस कर भी क्या सकता था, वो तो पहले से यूक्रेन से लड़ रहा था, जिसकी वजह से आपका रूस बंधे हाथों कुछ कर नहीं पाया। लेकिन भाई साहब अब यही वो जंजीर तोड़ चुका है और आजाद हो चुका है और इतना पैसा छाप रहा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये आज नहीं, आपको 1 साल बाद पता चलेगा कि आखिरकार आपके रूस ने उस युद्ध की आड़ में कितने पैसे छापे थे। आप सोच रहे होगे अरे कैसे छापेगा, जो रूस है वो तो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन रूस से नहीं युद्ध लड़ रहा, बल्कि पूरा का पूरा जो नाटो है ना, वो आपके रूस से युद्ध लड़ रहा है। आप सोच रहे होगे क्या कभी रूस और अमेरिका के बीच फाइट होगी? कभी नहीं होगी यार। इसलिए कभी नहीं होगी क्योंकि रूस को भी पता है कि अगर मैं अमेरिका से लड़ा तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और अमेरिका को भी पता है कि अगर मैं लड़ा इससे ना तो मेरा भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और इतना नुकसान हो जाएगा कि भाई साहब जिसका कोई जवाब नहीं। इसलिए नुकसान हो जाएगा क्योंकि यार फिर हमें उस लेवल तक जाना, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, फिर नरक हो जाएगा। इस वजह से दो के दोनों कभी लड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, किसी दूसरे का इस्तेमाल करके जरूर लड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी हथियार पहुंचाए जा रहे हैं वो आपके अमेरिका के द्वारा, जर्मनी के द्वारा और नाटो कंट्री द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं यूक्रेन के पास तक पूरे के पूरे हथियार। अब यूक्रेन के लोग इसी हथियार से लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अमेरिका जो है वो इनको हथियार सप्लाई करता था यूक्रेन को। लेकिन अब खुद सोच कर देखिए कि अगर अमेरिका वहां पर बिजी हो गया ईरान के अंदर, तो हथियार कैसे यूक्रेन को सप्लाई कर पाएगा? तो अभी जैसे ये युद्ध शांत होगा ईरान वाला, तो आप देखिएगा कि उधर से भी एक न्यूज़ आएगी कि आपके रूस ने यूक्रेन के अंदर कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। क्योंकि कुछ समय बाद जैसे ही ये सप्लाई खत्म होगी यूक्रेन के पास हथियार की, क्योंकि जब अमेरिका के पास खुद यार देखो हथियार की कमी पड़ रही है। कमी इसलिए पड़ रही है, वैसे कमी खास कर नहीं, लेकिन कमी इसलिए पड़ेगी क्योंकि यार वो सारे अपने हथियार तो वहीं पर खर्च कर दे रहा है, कहीं और नहीं बल्कि ईरान के अंदर। तो आप खुद सोचकर देख सकते हो, ईरान इतना नुकसान आपके अमेरिका का करा दिया, जिसकी वजह से अब अमेरिका भी थोड़ा बहुत ढीला पड़ जाएगा और वो यूक्रेन के अंदर हथियार नहीं सप्लाई कर पाएगा। तो यूक्रेन कमजोर पड़ेगा और कुछ समय बाद आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि भाई साहब कुछ हो आ गया, कुछ और एरिया पर आपके रूस ने यूक्रेन के कब्जा कर लिया और कोई बोलने तक नहीं आएगा। क्योंकि अब रूस के पास भी तो बहाना मिल चुका है ना कि यार जब अमेरिका इतना सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि 1991 से पहले पूरा रूस यूएसएसआर कहलाता था, उसमें से 15 कंट्री टूटकर अलग हो गई 1991 से। ये यूक्रेन और बाकी अन्य जो उसके पीछे छुर्रे भुर्रे देश दिखाई देते हैं वो सब के सब आपकी यूएसएसआर के ही पार्ट थे, रूस के ही आप मान सकते हो पार्ट थे। यूक्रेन भी उसी में से एक था। तो अगर यूक्रेन को आपका रूस ले भी लेता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कह देगा कि हमने तो अपने ही राज्य को लिया, ऐसा कह सकता है। और दूसरी चीज, अरे जैसे भारत यहाँ पीओके को ले ले तो क्या कोई कुछ कहने आएगा? वो तो सबको पता है कि पीओके भारत का ही पार्ट है। वैसे ही फिर यहाँ पर रूस जो है इसको यहाँ पर युद्ध में फायदा हो गया कि अब यूक्रेन कमजोर पड़ेगा और आपका रूस यहाँ पर हमला करके कुछ ना कुछ कर देगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत समय पहले से, और जो चीजें मैंने आपको बताने की उस टाइम कोशिश की थी 2-4 महीने पहले, वो आज आपको ईरान के अंदर होते हुए दिखाई दे रही है। आज आप कहते हो कि यार भाई साहब तूने तो 3 महीने पहले बताया था कुछ इस तरीके से होगा।
आज मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि रूस के अंदर अब कुछ होगा और यूक्रेन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करेगा और कुछ ऐसे पार्ट होंगे, कुछ ऐसे जिले होंगे या राज्य होंगे जिस पर वापस से कब्जा हो जाएगा। और दूसरी चीज, रूस का यहां पर केवल इसी चीज से फायदा नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीज है जिससे फायदा है। आप खुद सोचकर देख सकते हो कि भारत जो था और जो चीन था वो क्या करता था, गल्फ कंट्रियों से तेल खरीदता था। अब तेल नहीं खरीद पा रहा। कितना तेल खरीदता था इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन अब अगर वहां से तेल नहीं खरीद पाएगा तो कहां से खरीदेगा, आप खुद सोच सकते हो। अरे भारत अमेरिका से उतनी दूर थोड़ी ना तेल खरीदने जाएगा। तो भारत और चाइना जो है, ये दो के दोनों देश अब रशिया से तेल खरीदेंगे और ये दो के दोनों भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी में से आते हैं, सबसे बड़े देश में से आते हैं। और अगर सबसे बड़े दो देश रूस से तेल खरीदेंगे तो सोच सकते हो कितना तेल खरीदेंगे और इससे आपके रूस को वापस से प्रॉफिट होगा। इसी वजह से रूस चाहता है कि युद्ध कभी बंद ना हो और जब तक ये युद्ध चलता रहेगा तब तक भारत और चीन और ज्यादा तेल खरीदेंगे। क्योंकि जो आपका चीन था ना भाई साहब, जो आपका चीन था वो ईरान से लगभग 11 से 13% के बीच तेल खरीदता था। अब 11 से 13% के बीच अगर तेल बंद हो जाएगा तो चीन का तो भाई साहब घाटा होगा। चीन कहां से चलाएगा अपनी इकोनॉमी को? 11 से 13% कुछ होता है यार देश के लेवल पर, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है। तो उसको भी चलाने के लिए रूस से अब तेल लेना पड़ेगा, तो रूस का फायदा हुआ। भारत तो खुलेआम अब रूस से तेल ले सकता है क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है। और दूसरी चीज, यहां पर केवल देखो रूस का फायदा हुआ, अब देखते हैं चीन का कैसे फायदा होगा। देखो चीन का ना कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान इस वजह से होगा क्योंकि जो चीन था ना वो लगभग 20% तक उस रास्ते से अपना एक्सपोर्ट भी करता था। 20 मतलब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कुछ अप्रॉक्स इसी हिसाब से था। उतना एक्सपोर्ट करता था, कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से, कुछ गल्फ कंट्री के माध्यम से, कुछ ईरान के अंदर, कुछ सऊदी अरब इराक के अंदर और बाकी उधर से फैलाता था अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, जो भी अपना मैन्युफैक्चर किया रहता था। लेकिन अब वो रास्ता अगर डिस्टर्ब हो जाए, हॉर्मुज वाला, ईरान वाला और सऊदी अरब वाला, ओमान वाला, तो इससे इनका एक्सपोर्ट पर थोड़ी दिक्कत आएगी और थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत आ सकता है। तो इनकी इकोनॉमी भी थोड़ी डाउन मार सकती है। दूसरी चीज, यहां पर ये घाटा हुआ आपके चाइना का, फायदा कैसे होगा? फायदा इस तरीके से होगा, जो चाइना है वो आपका अब उसके पास बहाना मिल चुका है कि भाई साहब जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो हम भी कहें ना ताइवान को ले लें। ताइवान आपके चाइना के छोटा सा बगल एक तो देश अभी माना जाता है और ये छोटा सा देश भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर बनाया जाता है वो यहीं पर ही बनाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा तादाद में। तो ये लीडर है सेमीकंडक्टर का और दुनिया आगे चलकर यार कंप्यूटर इंजीनियर और बाकी एआई फेआई पर ही चलने वाली है और उसमें सेमीकंडक्टर लगना जरूरी है। अरे भाई साहब ये जो स्मार्ट बोर्ड चल रहा है उसमें सेमीकंडक्टर है, आप या लैपटॉप टीवी या मोबाइल कहीं पर भी ये वीडियो देख रहे हो उसमें भी सेमीकंडक्टर लगा है। तो सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चल ही नहीं सकता। तो इसमें आपका ताइवान लीडर है और अगर आपके चाइना ने इसे कब्जिया लिया तो ये लीडर हो जाएगा चाइना, जिसकी वजह से भाई साहब बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपके चाइना को। भले इधर थोड़ा एक्सपोर्ट उसका रुक जाएगा, लेकिन अगर ताइवान को ले लिया ना तो भाई साहब दुनिया में राज करेगा आपका चाइना। और वाकई में ऐसा हवाई बात मत करिए कि अरे भारत करेगा ऐसा वैसा। मेन ये है कि आगे चलकर चाइना ही पूरी दुनिया पर राज करने वाला है, क्योंकि इसके पास जो रेयर अर्थ मटेरियल्स और मिनरल्स होते हैं वो 80% तक हैं दुनिया के। और दूसरी चीज, सेमीकंडक्टर पर भी अगर राज हो गया तो फ्यूचर पर ये राज करके बैठेगा। जी हाँ, जो एआई और बाकी अन्य चीजें उन सब पर राज आपका चाइना करके बैठेगा। और दूसरी चीज, यहां पर देखा जाए तो अभी दुनिया का भी घाटा हो रहा है। अब भारत के बारे में चर्चा करते हैं और चीन के बारे में भी। देखो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो इसे ओमान कहते हैं, इसके नीचे वाला देश यमन है। तो इधर ना हूती लोग रहते हैं और हूती विद्रोही हैं। ये लोग थोड़ा गुंडागर्दी टाइप समुद्र के अंदर थोड़ा दादागिरी दिखाते हैं। यहाँ से कोई नाव हो जाता तो उस पर अटैक कर देते हैं, तो उसे लूट लेते हैं। और इसे ना मतलब आप मान सकते हो कि जैसे फंड करता है या उसको बढ़ावा देता है आपका ईरान, और ईरान इसे और बढ़ावा देना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि चाइना यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करता था। चाइना लगभग इस मार्ग से अपना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन अब ये सब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उससे भी इसको थोड़ा प्रभाव होगा। भारत का क्या नुकसान होगा? तो भारत का देखो यार नुकसान कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भारत जो यहाँ से तेल गैस खरीदता था वो सब नहीं खरीद पाएगा और आपको तेल गैस थोड़ा महंगा होते हुए दिखाई भी देगा। लेकिन अभी भारत ने ईरान से बात कर लिया है और बात करने के बाद ये डिस्कस कर लिया है कि भाई साहब हमारे लिए रास्ता खोल दो। देखो आप और हम प्रिय मित्र हैं, आपके हमने यहाँ चाबहार पोर्ट बनाया था और क्या चाहिए आपको।
तो भारत के लिए उसने अब रास्ता खोलने की बात कर दी है, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो अभी गैस की किल्लत थी वो किल्लत तो दूर हो सकती है, लेकिन गैस का दाम तब भी बढ़ा रहेगा। मतलब गैस आपको मिलेगी लेकिन गैस का दाम तब भी ज़्यादा ही रहेगा। इस वजह से, क्योंकि जब कहीं युद्ध होता है तो उस युद्ध के रास्ते पर से जो भी नाव आती है उसके जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो 300 से 500% बढ़ जाता है, यानी कि 3 गुना से 5 गुना तक बढ़ जाता है। जिसकी वजह से ये होता है ना कि भाई साहब अब जब महंगे में आ रहा है तेल तो महंगे में आ रहा है गैस तो महंगे में मिलेगा। गैस आपको मिलेगी लेकिन थोड़ा महंगे होकर ही मिलेगी। अब ये हो गई बात भारत की। बात करें अगर वियतनाम की, तो वियतनाम की सरकार ने कहा है कि लोगों को कहा है कि भैया आप वर्क फ्रॉम होम करिए, क्योंकि तेल आ नहीं पा रहा। अगर आप ऑफिस जाकर काम करोगे तो गाड़ी लेकर जाओगे और तेल खर्च होगा, और तेल है नहीं देश में। उसी के साथ साथ फिलिस्तीन के अगर सरकार को देखोगे तो उन लोगों ने अब 4 दिन का वर्किंग चालू कर दिया है। एक हफ्ते में आप 4 ही दिन काम करो, पूरा 6 या 5 दिन नहीं काम करना। वैसे पगला पाकिस्तान वो कर दिया है, ये तो तुरंत एक चिल्ला दिया था कोई भी अब नहीं जाएगा इससे ज़्यादा काम करने। स्कूल कुछ दिन के लिए बंद कर दिए जाए, तेल फेल नहीं है, जो ये बस उस चलती तो सब रोको। तो यही बौखला गया था पाकिस्तान वहाँ। आप बांग्लादेश की बात कर दें तो बांग्लादेश सोच रहा है कि हड़बड़ी में कोई काम ना किया जाए, बल्कि इन लोगों ने एक नियम लाया है कि जो कार और बाइक हैं उस पर एक नियम बांध दिया है कि इतना ही आप तेल डलवा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब नियम लग गया है, रोक लग गया है कि इसी सीमा तक आप तेल डलवा सकते हो। तो अभी बगल कंट्रियों में ये हाल है, और सबसे ज़्यादा फायदा किसी और को नहीं बल्कि यहाँ पर हो रहा है रूस को और चाइना को। एक फायदा हो सकता है कि वो ताइवान अगर कब्जिया ले तो। और दूसरी चीज, अगर भारत के अंदर तेल के कुएं होते ना तो भाई साहब भारत की आज चांदी हो गई होती। इसलिए चांदी हो गई होती क्योंकि भाई साहब तब दुनिया जो तेल नहीं ले पा रही वो भारत से लेती, लेकिन भारत के पास तेल के कुएं नहीं है और इसी वजह से भारत तेल बेच नहीं पाता। भारत को तेल खरीदना ही पड़ता गर्ज करके। बाकी अगर ऐसी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।